एक बार फिर से एमका की डिजाइन चेंज होने के बाद एडीए की तरफ से इसके लिए नई डीएसआई इंटेक्स को बनाने के लिए एक टेंडर को इशू किया गया है। यूके की तरफ से भारत को अभी सबमरीन से लेकर वॉरशिप्स तक को बनाने के लिए मदद करने का और जॉइंट डेवलपमेंट करने का ऑफर दिया जा रहा है। डिफेंस सोल्यूशन की तरफ से भी यूएस आर्मी की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले फायर कंट्रोल सिस्टम की तरह सिस्टम को इंडियन मिलिट्री को डिलीवर किया गया है। प्रोजेक्ट 75I के अंदर शायद फ्रांस की तरफ से भारत को अपनी स्कॉर्पियन प्लस या सुपर कलवरी क्लास के सबमरीन को ऑफर किया जाने वाला है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर निर्भय मिसाइल तक को भी कैरी कर सकेगी। और अंत में भारत की S-400 डील पर सैंक्शन न लगाने के लिए यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस की तरफ से भी उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका को लेके। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही एचएएल की तरफ से बताया गया था कि वो 2025 तक एमका की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट करने वाले हैं और अभी इसकी प्रोटोटाइप को डेवलप करने की प्रक्रिया को काफी तेजी से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए अभी एडीए की तरफ से एक नई डीएसआई इंटेक को डेवलप करने के लिए फ्रेश टेंडर को इशू किया गया है और इस टेंडर के अंदर एक नए एयर इंटेक्स को डेवलप करने के साथ साथ इसकी विंड टनल टेस्टिंग को भी कंडक्ट किया जाने वाला है, जो कि आम बात है क्योंकि विंड टनल टेस्टिंग के बिना किसी भी एरोनॉटिकल इक्विपमेंट को डेवलप करने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। अब पहले से इसके लिए डीएसआई इंटेक को बनाया गया था, लेकिन हाल ही में ही एरो इंडिया शो के दौरान आपने जो मॉडल देखा था वो प्रीवियस एमका मॉडल से थोड़ा अलग था। बेसिकली एमका की जो प्रीवियस मॉडल था उसके जो एयर इंटेक्स वाले पार्ट थे उसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे। इसमें एक 3D बम को भी ऐड किया गया था और इसमें जो एयर इंटेक्स थे उनको थोड़ा आगे की तरफ खींचा गया था और सेम डिजाइन आपको लगभग F-35 के साथ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा वीएम टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी इसकी एक स्केल मॉडल को भी तैयार किया जा रहा है, जो कि शायद इसकी 1:1 स्केल मॉडल होने वाली है और इसको बनाने के बाद एमका की ओवरऑल आरसीएस को मेजर किया जाएगा और उसके बाद उसी हिसाब से इसको फाइन ट्यून किया जाएगा। अभी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से भी एमका की आरसीएस को मेजर किया गया था, लेकिन ये जो मेजरमेंट था इसको सॉफ्टवेयर की मदद से किया गया था, तो अभी फिजिकली वो एक दूसरे के साथ मैच करती है नहीं, इसको टेस्ट करना बाकी है। और जहां तक मुझे लगता है कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से जिस एमका की मॉडल को टेस्ट किया गया था वो इसका प्रीवियस डिजाइन था, तो नए डिजाइन के साथ इसकी आरसीएस कितनी होने वाली इसकी 1:1 स्केल मॉडल को बनाने के बाद ही पता लगने वाली है। अगला अपडेट भारत और यूके को लेके। आप सभी को याद होगा जब भारत की तरफ से अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विशाल को बनाने की बात की जा रही थी, तभी यूके की तरफ से भारत को अपनी क्वीन एलिजाबेथ क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन को ऑफर किया गया था और एक बार फिर से यूके की तरफ से भारत को वैसा ही कुछ ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन इस बार यूके की तरफ से और भी बेहतरीन ऑफर पेश किया जा रहा है, जिसमें यूके की तरफ से अभी भारत के साथ मिलकर सबमरीन से लेके वॉरशिप्स तक को बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। इसके लिए अभी यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से एक रिपोर्ट को 12 अप्रैल को पेश किया गया था, जिसमें ये बताया गया है कि वो अभी भारत की अलग अलग कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन का ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो सकता है या फिर कोई गवर्नमेंट ओन कंपनी हो सकता है। और इसके लिए यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से अभी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसको स्टडी किया जा रहा है, जिसके बाद वो भारत के साथ मिलकर सबमरीन, वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पर यूके की तरफ से भारत के साथ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को भी लेके बातचीत करने की बात सामने आई, क्योंकि जब भारत की फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके यूके की तरफ से क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर का मॉडल ऑफर किया गया था, तो उस दौरान वो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को भी ऑफर कर रहे थे। अब जैसे कि भारत अभी एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले सबमरीन को खरीदने के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला है, तो अभी वो भारत के साथ मिलकर सबमरीन को भी बनाने का ऑफर दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो अभी आईएनएस विशाल के लिए क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन को भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर में स्की जंप रैंप का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भारत अभी आगे चल के एक फ्लैट एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एयरक्राफ्ट को ईमल सिस्टम की मदद से लॉन्च किया जाएगा। तो इसके लिए भी यूके की तरफ से बताया जा रहा है कि हालांकि इसकी जो बेस डिजाइन है वो सेम रहेगी, लेकिन इसको भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे चल के दोबारा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अगला अपडेट काउंटर ड्रोन सिस्टम को लेके। आप सभी को पता होगा पिछले साल पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स की मदद से भारत में घुसपैठ करने के लिए कई बार कोशिश किया गया था और इसके लिए नॉर्मली पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज मेड एग्रीकल्चरल ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था
और इसे वो पाकिस्तान की उस तरफ से इस पार हथियार या फिर ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब नॉर्मली किसी भी ड्रोन को आम हथियारों से मार गिराना काफी आसान नहीं होता है, और 1 लाख की ड्रोन के लिए हम 5 करोड़ का मिसाइल वहां पे इस्तेमाल करें तो ये भी आइडियल चॉइस नहीं होता है। इसी वजह से आर्मी की तरफ से भी अलग अलग टाइप की काउंटर ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने की बात की गई थी। अब ड्रोन भी कई तरह के होते हैं। जो मेल या हेल कैटेगरी के ड्रोन होते हैं उनको मार गिराने के लिए हमको एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है, या फिर EMP का इस्तेमाल करके भी उनको नाकाम किया सकता है, लेकिन ये छोटे कैटेगरी के ड्रोन के ऊपर ज्यादा असरदार होते हैं। लेकिन ये जो चिंदी चोर टाइप के ड्रोन होते हैं इनको गोली से नाकाम किया जा सकता है, लेकिन इन पर निशाना लगाना काफी मुश्किल रहता है। इसी वजह से डिफेंस सॉल्यूशन की तरफ से भी नई काउंटर ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया था, और इसे एरो इंडिया शो के दौरान भी डिस्प्ले किया गया था, जिसका नाम स्मार्ट शूटर रखा गया था। और ये एक तरीके से फायर कंट्रोल सिस्टम है जो कि 5.56 या 7.62 स्टैंडर्ड की राइफल में इंटीग्रेट किया जा सकता है, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये अपने आप ही टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है या फिर हाईलाइट कर सकता है। और डिफेंस सॉल्यूशन का ये दावा है कि एक बुलेट के अंदर एक ड्रोन को मार के गिरा सकता है। नॉर्मली स्टैटिक टारगेट के खिलाफ निशाना लगाना काफी आसान रहता है, लेकिन मूविंग टारगेट पर निशाना लगाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन इन मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम की मदद से मूविंग टारगेट के ऊपर भी आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। नॉर्मली इस तरीके की सिस्टम को US आर्मी की तरफ से काफी पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है, और अभी डिफेंस सॉल्यूशन की तरफ से इस तरीके की कुछ सिस्टम्स को भारत की डिफेंस फोर्सेस को भी डिलीवर किया गया। लेकिन कितने सारे सिस्टम यहाँ पे डिलीवर किए गए हैं और इसको आगे चल के कौन कौन इस्तेमाल करने वाले हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगला अपडेट सबमरीन्स को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत अभी अपनी सबमरीन फ्लीट को लेके काफी सीरियस हो चुका है, और चाइना को काउंटर करने के लिए काफी जरूरी भी है। अभी भारत प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन या कलवरी क्लास के सबमरीन को बना रही है, और इसको अभी जल्दी यानी कि 2023 तक ही इंडियन नेवी में शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 75 के अंदर भी 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को भी बनाने का प्लान किया गया, लेकिन ये कलवरी क्लास के सबमरीन के मुकाबले बेहतर सबमरीन होने वाले हैं। हालांकि अभी इस टेंडर में काफी सारे फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें फ्रांस की सबमरीन को सिलेक्ट करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ऐसे में कुछ अपडेट सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से पिछले साल स्कॉर्पियन डिजाइन की एक बिगर वेरिएंट को भारत को ऑफर किया गया था, जो कि साइज में या डिस्प्लेसमेंट के मामले में लगभग कलवरी क्लास के सबमरीन्स के मुकाबले लगभग 30 से 40% बड़े होने वाले हैं, और साथ ही इसमें AIP सिस्टम बाय डिफॉल्ट होने वाली है। इसके अलावा इसमें कुछ बेसिक डिजाइन चेंजेस को भी किया गया था, क्योंकि इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब भी मौजूद है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल को या फिर निर्भय मिसाइल को कैरी किया जा सकता है। इसको फ्रांस की तरफ से स्कॉर्पियन प्लस क्लास की सबमरीन कहा जा रहा है, जबकि भारत की तरफ से इसको सुपर कलवरी क्लास के सबमरीन कहा जा सकता है। इसके अलावा अभी ये खबर भी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से अभी अपनी खुद की सबमरीन को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, और इसके लिए AIP सिस्टम और लगभग 5 मेगावाट क्लास की प्रोपल्शन सिस्टम को भी भारत डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट काटसाट को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत की S-400 डील को लेके शुरू से यूनाइटेड स्टेट खुश नहीं, और जब से ये डील साइन हुआ है तब से इसको लेके कुछ ना कुछ बहस चलता रहता है कि इस पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सैंक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यूनाइटेड स्टेट अपनी इंटरेस्ट की वजह से अभी तक इस पर सैंक्शन नहीं लगा रहा, और ऊपर से तब ट्रंप सरकार थी जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग एंटी चाइना पॉलिसी की वजह से भारत पर सैंक्शन नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि इससे डायरेक्टली चाइना को फायदा होने वाला था। लेकिन अभी जब बाइडेन गवर्नमेंट आ चुकी है, इसका रवैया थोड़ा अलग दिख रहा है, तो हो सकता है भारत की S-400 डील के ऊपर ये सैंक्शन लगाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन भारत की डील पर सैंक्शन लगाने से यूनाइटेड स्टेट को यहाँ पे नुकसान होने वाला है, ये बात उनको अच्छी तरीके से भी पता है। इसी वजह से अभी खुद यूनाइटेड स्टेट की रिपब्लिकन सीनेटर्स की तरफ से भारत की S-400 डील में सैंक्शन लगाने को लेकर विरोध किया गया है। सीनेटर टोड योंग ने अभी यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन मिनिस्ट्री को लेटर लिखते हुए बताया कि अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत की S-400 डील के ऊपर सैंक्शन लगाया जाता है तो ये रशिया की सबसे बड़ी जीत होने वाली है, और डिप्लोमेटिकली यूनाइटेड स्टेट के लिए बहुत ही बड़ा हार होने वाला है। साथ ही इससे यूनाइटेड स्टेट और भारत की जो रिलेशन है वो काफी खराब हो सकती है, और अभी जैसे हालात हैं इससे भारत के ऊपर भी काफी सारा प्रेशर पड़ने वाला है, और भारत वापस रशिया की तरफ झुक सकता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक हाई लेवल की मीटिंग को बुलाई जाने वाली है, जिस दौरान इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर के बीच फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसका नाम एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसको 15 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच अरेंज करने का फैसला किया गया है।
इसमें इंडियन एयरफोर्स की वर्तमान की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशन को लेकर डिस्कशन किया जाएगा और साथ ही आगे चल के किस तरीके से उनको ठीक किया जाएगा उसको लेकर भी बातचीत होने वाली है। इसमें जो मेजर डिस्कशन होने वाली है उसमें एआई बेस्ड सिस्टम को प्रेफरेंस दिया जाने वाला है और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने भी बताया था कि वो अभी इंडियन एयरफोर्स में ऑटोमेटेड थ्रेट एनालिसिस बेस्ड सिस्टम को ऐड करना चाहते हैं, जो कि मेनली एआई बेस्ड सिस्टम होने वाली और इससे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को काफी हद तक बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलने के साथ साथ उनकी वर्कलोड काफी हद तक रिड्यूस होने वाली है। नॉर्मली यहाँ पर वो एक एआई बेस्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि अपने आप ही इनकमिंग थ्रेट को डिटेक्ट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और प्रायोरिटाइज कर सके। इसके अलावा अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मैन्ड और अनमैन्ड सिस्टम के अलावा इन दोनों की टीमिंग सिस्टम के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है और आप सबको पता होगा कि एरो इंडिया शो के दौरान एचएएल की तरफ से अपनी कैट्स वॉरियर सिस्टम और कैट सेंटर जैसे सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन सिस्टम को फ्यूचर में ऑपरेट करने के बारे में अभी एक डिटेल प्लान या रोड मैप को तैयार किया जा रहा है, जिससे आगे चल के हमें हमारी सभी दुश्मनों के ऊपर एडवांटेजेस मिल सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।